रोज ससुर जी रात को कमरे में फिटकरी लेकर जाते थे। जब उनको गए हुए कुछ देर हो जाती तो कमरे से सिसकारी भरे आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थी। एक दिन मैंने अचानक से उनके कमरे में देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि वो खूबसूरत लड़कियों के साथ, मेरा नाम मोनी है। मेरी शादी अनुज से 3 महीना पहले हुई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर जी थे। मेरी सास का देहांत हुए 4 साल हो चुके थे। एक दिन मैंने पति अनुज से कहा कि क्यों ना हम लोग माँ जी की याद में उनके नाम का एक स्कूल खुलवाएं, जिसमें हम गरीब अनाथ बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, जिससे हमें भी पुण्य मिलेगा और वह भी अनपढ़ नहीं रहेंगे। दरअसल मेरे ससुराल का गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था और ज़्यादातर घर गरीब लोगों के ही थे। वहां पर सरकारी स्कूल न होने की वजह से अक्सर गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे और किसी बड़े स्कूल में पढ़ने की उनकी हैसियत नहीं थी। तभी मेरी बातों से अनुज भी सहमत हो गए। अनुज सरकारी नौकरी करते थे और ज़मीन जायदाद भी अच्छी होने के कारण पैसों की कोई कमी नहीं थी। खैर, ऐसे ही कुछ दिन निकले। आज रविवार का दिन था। अनुज भी घर पर थे, इसीलिए हम लोगों ने बाहर घूमने जाने का विचार किया। पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग चले जाओ। मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ अनाथ आश्रम जाऊंगा। हम लोग उन्हें खाना खिलाकर घूमने चले गए। शहर की काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पर घूमने के बाद हम लोग एकदम थक कर चूर हो चुके थे। पिताजी के लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाकर मैं और अनुज सोने चले गए। हम लोगों ने खाना नहीं खाया क्योंकि पूरा दिन बाहर नमकीन और स्वीट खाकर पेट भर चुका था। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब हमारा स्कूल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। आज स्कूल का उद्घाटन था। पिताजी को ले जाया गया और रिबन कटिंग करवाई गई। मेरे मन में जितनी खुशी थी वह तो शायद ही किसी के मन में होगी, क्योंकि मैं हमेशा से खुले विचारों वाली रही हूँ और गरीब लोगों के लिए कुछ करने में तो मानो मुझे पूरी दुनिया की खुशी मिलती थी। आज पति अनुज ने भी मेरा साथ देकर मुझे सुकून के वह पल दिए जिसका मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता था। फिर स्कूल का उद्घाटन हुआ। उसमें हम लोगों ने बड़े लोगों को आमंत्रित नहीं किया, जबकि उसी गांव के गरीब परिवारों को बुलाया। उन लोगों के चेहरे पर जो रौनक थी उसका तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। आखिर कुछ दिन बाद अध्यापकों को रखा गया और स्कूल शुरू कर दिया गया। मैंने भी ग्रेजुएशन कर रखी थी, इसी वजह से मैंने भी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। आखिर पूरा दिन मैं घर पर अकेली खाली बैठी रहती थी। इसी बहाने मेरा भी दिन निकल जाएगा। सुबह पति अनुज का खाना तैयार करके उन्हें ऑफिस भेज देती और पिताजी को खाना देकर स्कूल चली जाती और पूरा दिन उन्हीं मासूम और गरीब बच्चों को पढ़ाने में गुजार देती। एक दिन जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी तभी पति अनुज का कॉल आया और वह कहने लगे कि घर पर कुछ दोस्त आने वाले हैं, तुम जल्दी घर चली जाओ और उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दो। मैं जल्दी से घर आई और किचन के काम में लग गई। तभी पिताजी आए और वह कहने लगे कि क्या हुआ बहू, तुम आज जल्दी आ गई, सब खैरियत है ना? मैंने कहा पिताजी सब ठीक है, बस पति अनुज के कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं। तभी मुझे जल्दी आना पड़ा ताकि मैं चाय नाश्ते की व्यवस्था कर सकूं। फिर पिताजी अपने कमरे में चले गए और थोड़ी ही देर बाद अनुज के साथ उनके कुछ दोस्त घर पर आए। अनुज ने कहा कि जब मैं मनाली में पढ़ाई करता था तब यह लोग मेरे क्लास में थे, हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। फिर जब मैं पढ़ाई करके यहाँ आ गया तो हमारी बातचीत होनी बंद हो गई। अब वह लोग यहाँ पर घूमने आए थे तो मुझे कॉल किया। फिर मैंने इन लोगों को अपने घर पर इनवाइट कर लिया। उन लोगों ने चाय नाश्ता किया और कुछ देर बातें करने के बाद चले गए। जैसे ही रात का समय हुआ हम लोगों ने खाना खाकर सोने की तैयारी कर ली। तभी मैंने देखा कि मेरे कमरे में पानी नहीं है, तो मैंने पानी लेने किचन में आई। तभी मेरी नज़र पिताजी पर पड़ी। उनके हाथ में फिटकरी थी और उसे लेकर वह अपने कमरे में चले गए। जब मैं पानी लेकर वापस आई तो मैंने देखा कि उनके कमरे से सिसकारियों की आवाज़ें आ रही थी। मैं घबरा गई कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही टीवी चल रहा होगा जिसमें ऐसी आवाज़ें आ रही होंगी। मैं सोने चली गई। दूसरे दिन मैंने रात को देखा कि पिताजी आज फिर से हाथ में फिटकी लिए अपने कमरे की ओर जा रहे हैं और जैसे ही
उन्हें गए हुए कुछ देर हुई तो मैंने देखा कि आज फिर से वैसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कल रात आ रही थी। अब यह मेरा वहम नहीं था, मुझे पक्का यकीन हो गया कि कुछ न कुछ तो ज़रूर होता है अंदर। तो मैंने पूरी बात जानने के लिए खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बंद होने की वजह से मैं अंदर कुछ नहीं देख पाई। लेकिन पिताजी की सिसकारी की आवाज़ें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं डर सी गई कि कहीं पिताजी को कोई मुसीबत में तो नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद देखा कि वह अपने कमरे से बाहर आए। मैं वहीं एक पर्दे के पीछे छुप गई, जिसकी वजह से वह मुझे देख नहीं पाए। वह किचन की तरफ गए और पानी पीकर वापस से अपने कमरे में आ गए। मैंने सोचा कि यह सब बात पति अनुज को बतानी चाहिए, लेकिन मैं कमरे में गई तो वह सो चुके थे। बेचारे पूरा दिन ऑफिस में इतना काम करते हैं, इसी वजह से शाम को पूरी तरह से थक जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठते ही मैंने अनुज को पूरी बात बताई। मैंने अनुज से कहा कि परसों रात को जब मैं पानी लेने किचन में गई थी तब मैंने पिताजी के हाथ में फिटकरी देखी जो वह अपने कमरे में लेकर जा रहे थे। जब मैं पानी लेकर वापस आने लगी तो मैंने सुना कि पिताजी के कमरे से उनकी ज़ोर ज़ोर से सिसकारी की आवाज़ आ रही है। मैंने उस दिन तो जैसे तैसे टीवी चलने का सोचकर बात को टाल दिया, लेकिन यही बात कल रात को भी हुई। तभी अनुज ने मुझे कहा कि तुमने मुझे उसी टाइम क्यों नहीं बताया। मैंने कहा मैं आपको आई थी बताने के लिए, लेकिन तब तक आप सो चुके थे। अनुज ने कहा चलो हम पिताजी से पूछते हैं। तो मैंने अनुज को पूछने से मना कर दिया और कहा कि हो सकता है उन्हें कोई दिक्कत हो, हमें ऐसे उनको मुंह पर जाकर नहीं पूछना चाहिए जिससे उन्हें कुछ शर्मिंदगी महसूस हो। पहले हमें पूरी बात जान लेनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है। खैर मैंने जैसे तैसे बात को टाल दिया और अनुज को ऑफिस भेज दिया। मैं भी स्कूल चली गई, लेकिन स्कूल में आज मेरा पढ़ाई करवाने में बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात दौड़ रही थी कि आखिर पिताजी कमरे में करते क्या हैं। फिटकरी लेकर जाते हैं, इसका तो 100 कारण निकाला जा सकता है, लेकिन यह सिसकारी की आवाज़ें तो मुझे बार बार कुछ अजीब ही सोचने पर मजबूर कर रही थी। खैर मैं स्कूल से घर आई और खाना वगैरह खाकर आराम करने चली गई। तभी पिताजी वहां से गुजरे तो मैंने उनका पीछा किया कि आखिर वह कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वह किचन में कुछ फल लाने ही गए थे। तो मैंने वह बात वहीं पर छोड़ दी। मैंने आज पूरा प्लान बना लिया कि आज देखते हैं शाम को पिताजी की आवाज़ आती है या नहीं। शाम को मैं और अनुज पिताजी को खाना देकर कमरे से चले गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बाहर आकर देखा तो पिताजी अपने कमरे में फिटकरी लेकर जा चुके थे और उनकी सिसकारियों की आवाज़ें आ रही थी। अब तो मैं झट से अनुज को बुलाया और कहा कि देखो आवाज़ें आ रही है। अनुज भागकर आने लगे, लेकिन तभी पिताजी का दरवाज़ा खुल गया। मैंने अनुज को कमरे में के अंदर खींच लिया। मैं नहीं चाहती थी कि पिताजी को शक हो कि हम लोग उन पर नज़र रख रहे हैं। खैर मैंने और अनुज ने विचार किया कि कल सुबह होते ही हम पिताजी से इस बारे में बात करेंगे। जैसे तैसे सुबह हम लोगों ने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप किसी मुसीबत में तो नहीं हैं। पिताजी कहने लगे नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम लोगों को ऐसा क्यों लगा। तभी अनुज कहने लगा कि आपके कमरे से रोज़ाना रात में सिसकारी की आवाज़ें आने लगती हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि आपसे पूछ लें कि सब खैरियत है ना। तभी पिताजी कहने लगे कि सब ठीक है। कई बार क्या होता है कि टीवी में कुछ हंसी मजाक का कार्यक्रम आ जाता है, जिसे देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने और सिसकारियां भरने लगता हूं। खैर आप लोगों को क्या लगा कि मैं सिसकारी निकालता हूं। अब अनुज का वहम निकल चुका था, लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि मैंने उस दिन खिड़की से उनकी आवाज़ साफ सुनी थी। टीवी के किसी कार्यक्रम की आवाज़ तो नहीं थी, यह तो उन्हीं की सिसकारियों की आवाज़ थी। मैंने अनुज से कहा कि पिताजी हमसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं और टीवी की आवाज़ नहीं थी। मैंने एक दिन खुद अपने कानों से खिड़की से के पास खड़े होकर सुना है। अनुज ने मुझे बैठाया और कहा अरे मोनी, तुम खामखा इतनी टेंशन लेती हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो पिताजी हमें ज़रूर बताते। हो सकता है कि वह टीवी के कुछ कार्यक्रम की वजह से सिसकारियाँ निकालने लगे हों और उनकी सिसकारी की आवाज़ ऐसी ही है। अब बुजुर्ग जो हो गए हैं और
तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि वह सिसकारी निकाल रहे हैं। तुम इतनी छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग पर मत लिया करो। और हाँ, जल्दी से मेरा खाना लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं बेमन से अनुज के लिए खाना लगाने लग गई, क्योंकि मेरा दिमाग तो रह रह कर उसी बात पर जा रहा था कि पिताजी हमसे झूठ क्यों बोला और वह आखिर में हमसे छुपा क्या रहे थे। खैर, कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन मैं स्कूल में बैठी थी, तभी मेरी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भतीजा हुआ है, इसलिए 3 दिन के लिए तुम यहाँ चली आओ। मैंने यह बात घर आकर अनुज को बताई और कहा कि मुझे अपने मैके जाना है। तभी अनुज ने परमिशन दे दी और पिताजी से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि तुम चली जाओ। मैं अपने मैके चली गई और वहाँ 3 दिन तक फंक्शन एंजॉय किया और सब लोगों से हंस खेल कर बातें की। इसी बीच मैं पिताजी की वह फिटकरी वाली बात पूरी तरह से भूल चुकी थी। मैंने 3 दिन बाद वापस आने की तैयारी कर ली। अनुज मुझे लाने के लिए चले गए। चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग मैके से निकल गए और घर पर आ गए। यहाँ आकर मैंने देखा कि पिताजी अपने कमरे में थे। हमें आने में काफ़ी देर हो चुकी थी। अनुज नहाने चले गए और मैं खाना बनाने चली गई। तभी मैंने सुना कि आज फिर से उनके कमरे से आवाज़ आ रही थी। शायद पिताजी को पता नहीं लगा कि हम लोग आ गए हैं। मैं उनके कमरे के पास गई, तब तक उनकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। अब तो मुझे पूरा शक होने लगा था कि पिताजी कुछ ना कुछ तो अंदर जरूर कर रहे हैं। मैंने अनुज को इस बार कुछ नहीं बताया, क्योंकि अनुज मेरी बातों पर विश्वास करने वाले नहीं थे। आखिर वह तो मुझे समझा कर बिठा देते और कहते कि तुम्हें वहम हुआ है। मैंने प्लान बनाया कि आखिर पता तो करूं ताकि पूरी सच्चाई सामने आ जाए। मैंने दूसरे दिन सब प्लान बनाकर हम खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन मैंने सोचा कि आज मैं पिताजी के कमरे में छुप कर सब कुछ देखूंगी कि आखिर उनके कमरे में होता क्या है। शाम का समय हुआ। अनुज जब सो गए तो मैं पिताजी के कमरे में जाकर चुपके से उनके कमरे के एक कोने में छुप कर बैठ गई। कुछ देर बाद जब पिताजी कमरे में फिटकरी लेकर आए तो मैंने देखा कि वो एक कपड़े में फिटकरी को डालकर एक भारी चीज़ से उसकी कुटाई कर रहे थे और उसे पीसकर एकदम बुरादे जैसा बना लिया था। फिर उसमें उन्होंने कोकोनट का तेल डाला और उसका एक लेपन जैसा तैयार किया। उस लेपन को वह अपने पूरे शरीर पर लगा रहे थे। जैसे ही वह अपने पूरे शरीर पर लगाए जा रहे थे, वैसे ही उनके मुंह से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, जैसे वह दर्द के मारे कराह रहे हों। मुझे बहुत दया आई कि पिताजी को बहुत दर्द हो रहा है। मैं बाहर निकलकर उनसे सारी बात पूछती हूँ, लेकिन मेरे पाँव रुक गए, क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहती थी। जैसे ही पिताजी ने पूरे शरीर पर वह लेपन किया तो दर्द के मारे पिताजी की जान निकली जा रही थी। कुछ देर लगे रहने के बाद उन्होंने उस लेपन को एक कपड़े से हटाया और उसे डस्टबिन में डाल दिया। फिर वो पानी पीने के लिए किचन में चले गए। मैं वहाँ से बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मैंने अनुज को यह सारी बात बताई। अनुज ने पहले तो मुझे डांटा, कहा कि ऐसे किसी के कमरे में चोरी चुपके झांकना गलत बात होती है। मोनी, अगर तुम्हें पूरा पता लगाना ही था तो मुझे भी बता देती, हम दोनों चलते। लेकिन मैंने अनुज को जैसे तैसे समझाया कि आपने पहले ही मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था। आप मुझे समझा बुझाकर वहीं छोड़ देते, लेकिन जब तक मैं उनके कमरे में नहीं जाती तो हमें आखिर यह सच्चाई पता नहीं चलती कि पिताजी किस समस्या से जूझ रहे हैं। मैंने अनुज से कहा कि कोई बात तो ज़रूर है। पिताजी फिटकरी का लेपन बनाते हैं और अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। पता नहीं उन्हें क्या दिक्कत है। जैसे जैसे वह अपने शरीर पर लगाते हैं तो दर्द के मारे कराह उठते हैं। अनुज ने कहा कि चलो हम पिताजी से अभी बात करते हैं। हम लोग पिताजी के कमरे में गए और कहा कि पिताजी, आपको क्या समस्या है? आप फिटकरी अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं? पिताजी एकदम से सुनकर चौंक से गए, जैसे वह नहीं चाहते थे कि हमें इस बारे में पता चले। मैंने पिताजी से कहा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कल रात आपके कमरे में छुपकर आपको देख लिया था। मैं क्या करती पिताजी, हर रोज़ आपके कमरे से सिसकारी की आवाज़ सुनती तो मेरे मन में तरह तरह के वहम पैदा हो रहे थे कि आखिर आप अपने कमरे में करते क्या हो। इसी सच्चाई को जानने के लिए मुझे आपके कमरे में छुपना पड़ा। तभी पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वह
कहने लगे कि बहू, कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको चमड़ी का रोग है, जो आपको नारियल का तेल और फिटकरी पीस कर लगाने से ही जाएगा, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में उस रोग की वजह से धब्बे जैसे पड़ने लगे थे और पूरे शरीर में दर्द रहता था। तभी अनुज बोल पड़े कि पिताजी, आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? हम आपको बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाते। तभी पिताजी कहने लगे कि बेटा, तुम ऑफिस के काम में इतने व्यस्त थे और बहू भी स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी, तो मैंने तुम लोगों को परेशान करने का नहीं सोचा। मैंने सोचा कि ऐसे ही बेवजह तुम लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं खुद ही डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर ने ही कहा था कि आप कुछ दिन तक यह लेपन करोगे तो आपका यह चमड़ी का रोग खत्म हो जाएगा। इसी वजह से मैं अपने आप अपने कमरे में लेपन करने लगा था कि तुम लोगों को बताकर किसी भी तरह से चिंता में न डालूं। तभी मैंने और अनुज ने पिताजी को गले से लगा लिया और अनुज की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। अनुज पिताजी से कहने लगे कि आखिर एक बेटे का फर्ज होता है कि वह अपने पिता की हर एक बीमारी में उसकी सेवा करे, लेकिन पिताजी, आपने तो मुझे इस लायक ही नहीं समझा। पिताजी कहने लगे कि नहीं बेटा, तुम तो मेरे सरवण जैसे बेटे हो, बस मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था कि तुम परेशान हो जाओगे। तभी अनुज ने कहा कि आप तैयार हो जाओ, हम आपको शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास इस चमड़ी का रोग का इलाज करवाने लेकर जाएंगे और आज से आपकी पूरी सेवा मैं खुद करूंगा। पिताजी ने हम दोनों को फिर से गले लगा लिया। अब मेरे मन से भी बहन निकल चुका था कि आखिर मैं पिताजी के ऊपर किस तरह का शक कर रही थी। खैर, हम लोगों ने पिताजी को बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर उनका इलाज करवाया। अब हम लोग के मन में सारी शंकाएं दूर हो चुकी थी। मुझे भी पछतावा हो रहा था कि मुझे पूरी बात जाननी चाहिए थी कि और बार बार पिताजी से पूछते रहना चाहिए था कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आए हो। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई स्टोरी वीडियो।